नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार आप सबका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बुक की ओर चलते हैं। बहुत सारे बच्चे का एक बोल रहे थे बहुत सारे बच्चे कि सर हिंदी का बुक कब पढ़ाई होगा। तो हिंदी का बुक लेकर आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको मिलने वाला है बुक से संबंधित, क्योंकि आज का वीडियो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगा और पूरा का पूरा जो कितना चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे, साथ ही चैप्टर और उसके राइटर का नाम जानेंगे। और आप सभी जानते होंगे 7 से 8 क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर और उसके लेखक से आते हैं। तो जैसे कि 100 नंबर में 7-8 नंबर अगर 50 का एग्ज़ाम होता है तो फिर उसमें 4-5 नंबर आपका केवल और केवल चैप्टर और उसके राइटर से आते हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी कोरोना काल है और कोरोना काल के कारण 100 नंबर का अगर एग्ज़ाम हो तो उसमें 7 से 8 नंबर समझिए कितना मायने रखता है यह आज का क्लास। और सबसे छोटा क्लास सबसे ज़्यादा अंक दिलाएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज़ कि आपको पता होगा, आप अभी तक जो भी पढ़ रहे थे वह व्याकरण का हिस्सा पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? व्याकरण। और आपको पता है व्याकरण जो पढ़ रहे थे, व्याकरण में केवल और केवल ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव में 60% के करीब, ऐसे तो 50% आंकड़ा है, लेकिन व्याकरण में 60% के करीब केवल और केवल ऑब्जेक्टिव में व्याकरण से आते हैं क्वेश्चन। लेकिन जब सब्जेक्टिव की बात आती है तो सब्जेक्टिव में व्याकरण का हिस्सा है। व्याकरण से क्या आते हैं? तो व्याकरण से 2 ही 3 टॉपिक आता है। एक तो पत्र, जो आप लोग पहले से भी लिखना जानते होंगे, 10th में भी लिखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी लिखे हैं तो 2-3 पत्र हम लेकर के आएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखना है। पत्र के अलावा संक्षेपण बहुत ही आसान है। संक्षेपण का मतलब होता है छोटा कर देना, सिंपल और आसान है। बड़ा कोई भी बात लिखा हुआ है, बड़ा सा कहानी है, और उसका छोटा सा कहानी बना देना है। कहानी में 1/3 करना होता है। संक्षेपण की अगर बात करें तो आपको निबंध लिखना होता है और इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं होता आपके सब्जेक्टिव में। लेकिन सब्जेक्टिव में पूरा का पूरा सब्जेक्टिव कहाँ से होता है? बुक से होता है। और सब्जेक्टिव पूरा बुक से होता है। इसके अलावा आपके ऑब्जेक्टिव में भी 40%, 60% व्याकरण और 40% हिस्सा जो है यह बुक का होता है। अगर कुल बुक की बात किया जाए, व्याकरण के अलावा केवल बुक की बात किया जाए, तो 100 नंबर के जो आपका एग्जाम होता है लिटरेचर का, हिंदी का, आपको पता होगा 100 नंबर का हिंदी होता है और 1 नंबर भी प्रैक्टिकल का नहीं होता है। 100 का 100 आपको लिखना पड़ता है, हिंदी हो या इंग्लिश हो। 100 में 100 आपको लिख करके आना होगा। और इस 100 में से आपको 100 नंबर में से 80 से 90 अंक प्रत्येक सब्जेक्ट में लाना है लिटरेचर में। और 80-90 के करीब अगर आप अंक लाना चाहते हैं तो आपको व्याकरण के साथ साथ बुक को भी कंप्लीट करना होगा। और बुक बहुत ही आसान है। ये बुक रहा आपका, आपको दिखता होगा मेरे हिसाब से। ध्यान रखिए, जब आप बुक लेने जाइए तो बुक देख करके लीजिए। क्या इसका बेनिफिट होता है? ऐसे तो अभी नहीं जाइए। और जब भी अगर बुक लेने जाते हैं तो इसमें यहाँ पे आपको दिखता होगा होलोग्राम। देखिए, ये होलोग्राम जो चमक रहा है और इसमें पापू लिखा हुआ आपको नज़र आता है। तो ये होलोग्राम जब आप लेते हैं तो ये देख करके लीजिए। इसके अलावा होलोग्राम जो है, आप इसको थोड़ा सा नाखून से खुरच करके देखिए। डुप्लीकेट बुक भी आएगा। डुप्लीकेट बुक में भी बहुत सारे लोग होलोग्राम लगा देते हैं, लेकिन जैसे उस पर हल्का सा नाखून मारिएगा उधरना शुरू हो जाएगा। ओरिजिनल में ये होलोग्राम बुक ले करके उधरेगा, लेकिन केवल होलोग्राम नहीं उधर सकता। दूसरा, आप पेज से भी पता लगा सकते हैं। जब इस पेज को देखेंगे तो पेज हल्का सा मोटा होगा और ये काला थोड़ा भी नहीं होगा। और जितना पुराना ये बुक होगा उतना इसका पेज जो है रेड होता चला जाएगा। लेकिन डुप्लीकेट बुक का क्या होता है कि पेज दिन प्रतिदिन वो काला होता चला जाता है। तो ओरिजिनल बुक लीजिए, क्योंकि आपसे पैसा उतना ही लेगा, 1 रुपया भी आपसे कम नहीं लेगा। 1 रुपया भी कम नहीं लेगा तो आप खराब सामान काहे लीजिएगा? अच्छा सामान लीजिए जिससे आपको भी फायदा हो और सरकार भी घाटे में ना जाए, सरकार को भी ठीक ठाक इनकम हो सके। तो सरकार की बुक है दिगंत भाग 2, आप ले लीजिएगा।
12th के लिए वही महत्वपूर्ण है। हिंदी आप चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से है, मतलब नहीं है, सेम बुक है। लिटरेचर का एक ही बुक होता है, दिगंत भाग 2 12th के लिए। तो 100 नंबर का एग्जाम है और 100 में आपका लगभग 53 नंबर का आपके कहाँ से आते हैं, तो 53 नंबर आपके कहाँ से होते हैं, बुक से होते हैं। 53 नंबर बुक से होते हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है पुस्तक से 53 नंबर आता है, लेकिन आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, वह ऑब्जेक्टिव के स्तर पे चेंज होता है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में बात किया जाए तो सब्जेक्टिव में 53 नंबर का बनाना होता है। इसमें से सब्जेक्टिव में आपका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहता है बुक का, और सब्जेक्टिव ही आपके एग्ज़ाम को बहुत अच्छा बना सकता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देने ज़रूरत है। और ऑब्जेक्टिव में आज का जो टॉपिक है, अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो बाकी कई सारे टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं गद्यांश। और देखिए आपका जो बुक है वो 2 खंडों में बटा हुआ है, एक गद्यखंड, एक पदखंड। गद्यखंड मतलब कहानी वाला हिस्सा, गद्यखंड का मतलब क्या होता है, कहानी वाला हिस्सा। और पदखंड का मतलब होता है कि आप कहानी से बाहर चले गए, वह कविता वाला हिस्सा है, यानी जिसको लय में उतारा जा सकता है, उसका हिस्सा। तो सबसे पहले हम देखते हैं गद्यखंड में आपके पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब आप पढ़ेंगे तो हंसते, मतलब काफ़ी हंसी ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें केवल और केवल बातचीत के बारे में पढ़ना है। बात आखिर किया कैसे जाता है, जैसे कि बात करने का बहुत सारा तरीका है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे बात करता है, एक लड़का एक लड़के से कैसा बात करता है, एक लड़का एक लड़की से कैसे बात करता है, एक माँ पिता से कैसे बात करता है, एक बुजुर्ग दूसरे बुजुर्ग से कैसे बात करता है, एक नवयुवक जो प्रौढ़ अवस्था, मतलब जिनका शादी विवाह हो जाता है, उस अवस्था के लोग कैसे दूसरे से बात करते हैं। तो हर एक एज का लिमिट होता है, वह उस अनुसार से ही बात करते हैं। तो हर एक बात का कैसे कैसे बात होता है उस सब के बारे में पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ के देखिए। हिंदी है, अंग्रेजी तो है नहीं कि आपको अर्थ समझना है, थोड़ा सा परेशानी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हिंदी है, पढ़िए, एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा बातें पता हो जाएगा कि कैसे कैसे इसमें बात के बारे में लिखा हुआ है। विशेष तो हम जब क्लास लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इस बातचीत के जो रचयिता है उसका नाम है बालकृष्ण भट्ट। बहुत अच्छे राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट, और यह एक निबंध है। दूसरा है उसने कहा था, यह एक प्रेम कहानी है। उसने कहा था, यह एक प्रेम कहानी है और बिल्कुल फिल्मों की तरह है। और इसके राइटर जो है चंद्रधर गुलेरी शर्मा है, और इस पर 1-2 फिल्म भी बन चुका है। इसमें होता क्या है कि एक लड़की रहती है जो अमृतसर के बाज़ार में निकलते हैं, और एक लड़का आता है और उस समय लड़की का पैर स्लिप कर जाता है, तो वह उनको रोकता है, बचाता है, और उसी समय बोलता है क्या तेरी कुर्माई हो गई है। कुर्माई का मतलब होता है इंगेजमेंट कहिए, उसको सगाई कहिए, या उसको क्या कहते हैं और कुछ बोला जाता है, गांव में फलदान बोला जाता है, तो फलदान कहिए, इंगेजमेंट कहिए, सगाई कहिए, जो भी आपको सुविधा लगता है उस अनुसार से समझिए। तो वह लड़की शर्मा करके भाग जाती है और इस तरह से उनका लव स्टोरी चालू होता है। तो उसने कहा था, ये चंद्रधर गुलेरी शर्मा का बहुत ही अच्छा कहानी है। संपूर्ण क्रांति आप लोग नाम सुने होंगे शायद। संपूर्ण क्रांति बहुत ही अच्छा है, जयप्रकाश नारायण लिखे हुए। और संपूर्ण क्रांति आप जानते होंगे पूरे देश में अभी जिस तरह से अकाल, मतलब अभी आप लोग लॉकडाउन में गुजर रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, इससे भी खतरनाक स्थिति आया था 1975 में। 1975 में जो पूरे देश में 1975 में आपातकाल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। उस समय लॉकडाउन में तो ये भी है कि घर से बाहर निकल सकते हैं, इमरजेंसी में वो भी निकलना माना था। तो समझिए अभी की स्थिति से पहले के लोग तो उस बात को अंदाज़ा नहीं कर सकते थे, लेकिन आप जरूर कर सकते हैं कि आज के लोग आखिर इतना, मतलब केवल लॉकडाउन से इतना ज़्यादा प्रेरित है। तो अगर समझ सकते हैं कि अगर इमरजेंसी लागू हो जाता तो देश का क्या हालत होता। तो यह संपूर्ण क्रांति, उसी समय हमारे देश में इंदिरा गांधी बहुत ही, आज जिस तरह से बीजेपी है उसी प्रकार से इंदिरा गांधी बहुत ही कड़क खतरनाक नेता थी और उनका चलती था देश में। लेकिन इनके खिलाफ हमारे बिहार से एक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया। उसी आंदोलन के शुरू जो हुआ था वह अपने पटना से हुआ था, और पटना में 1974 में 5 जून को हुआ था।
और उसी समय जो भाषण दिए थे उसी भाषण के बारे में लिखा हुआ। अर्धनारीश्वर भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अर्धनारीश्वर आप जानते होंगे, भगवान जो शिव है, यह शिव और पार्वती का आधा आधा रूप है, आधा शिव आधा पार्वती, इसको अर्धनारीश्वर बोला जाता है। और इसके लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर। और आप लोग शायद जानते होंगे या कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, हरिहर छत्तर का मेला लगता है कहाँ, सोनपुर में। और सोनपुर का मेला तो सभी आदमी जानते होंगे, लेकिन हरिहर छत्तर का मेला शायद आप नहीं जानते होंगे। उसी मेला का नाम है हरिहर छत्तर मेला। वह इसलिए बोला जाता है क्योंकि हरिहर छत्तर जो है एक भगवान है और वह शिव का रूप है, और उसमें आधा पुरुष है आधा महिला है। और उसी रूप को लिख करके बताया हुआ है कि कैसे पुरुष और स्त्री एक साथ मिल करके रहते हैं, कैसे यह समाज चलता है। लेकिन आज जो हमारा समाज है यह उस रास्ते से भी बाहर आ चुका है। आज लोग एक दूसरे को वैल्यू नहीं करते, बहुत ही अलग तरीका से देखते हैं। तो इस पे हम चर्चा करेंगे कहाँ, चौथे चैप्टर में अर्धनारीश्वर, जिसके रचयिता जो है रामधारी सिंह दिनकर है। इसके अलावा रोज एक चैप्टर है, रोज चैप्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। और इसमें रोज मर्रा की जीवन जो है वह दर्शाया गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का। और इन्होंने दिखाया है कि एक व्यक्ति जो हंसता खेलता जीवन, बहुत ही नटखट जीवन बिताता है, वो अभी परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति कहिए या परेशानी, अपने दुनिया के अनुसार, इस समाज के अनुसार वह किस स्थिति में चला जाता है। कि जो व्यक्ति, एक लड़की रहती है जो बहुत ही नटखट रहती है, इनकी दूर के रिश्तेदार की बहन, मतलब दूर के रिश्तेदार में बहन रहती है, और वह नहीं पढ़ना चाहती है, पूरा का पूरा पेपर फाड़ के फेंक देती है, किताब फाड़ के फेंक देती है। एक दिन तो ऐसा होता है कि उनके पिताजी एक बुक ला देते हैं, बोलते हैं बेटा तुम पढ़ के रख देना और एक हफ्ते बाद हम सुनेंगे तुमसे। 7 पेज का बुक होता है और वह प्रत्येक रोज एक एक पेज फाड़ते चले जाते हैं, बोलते हैं 7वां दिन की बुक तो है ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या। तो इस प्रकार से, और अंत में जाकर के उनको एक पेज तक पढ़ने को नसीब नहीं हो पा रहा था। इस बात को दर्शाया गया है। आगे ये रोजमर्रा के जीवन है, गैंग्रीन। गैंग्रीन भी, इसको पुराना नाम जो है गैंग्रीन रखा गया है। आप क्वेश्चन आंसर में भी देखेंगे तो मिलेगा। एक लेख और एक पत्र, आगे क्या है, एक लेख और एक पत्र आगे का चैप्टर है। एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह का चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है। भगत सिंह जब जेल में होते हैं, आप लोग कहानी भी देखे होंगे, इनका कई सारे मूवी आया हुआ है भगत सिंह के नाम पे। तो भगत सिंह जब जेल में होते हैं, जेल में जब उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाने वाली होती है, तो उस समय भगत सिंह का दोस्त होता है सुखदेव, जो आप जानते भी होंगे, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। तो सुखदेव को है फांसी देने की सज़ा से डर लगता है। तो उसी समय भगत सिंह एक पत्र लिखते हैं कि एक दोस्त, अगर तुम आज हार मान जाओगे तो हमारा देश किस स्थिति में चला जाएगा। हमारा देश जो हम पे विश्वास करता है, हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार है, अगर हम साथ नहीं देंगे तो वह भी बिखर जाएगा, टूट जाएगा। इसी पे यह लिखा हुआ चैप्टर है। आगे देखिए, ओ सदा नीरा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा गंडक नदी के बारे में लिखा हुआ चैप्टर है। और ये जगदीश चंद्र माथुर लिखे हुए कि किस प्रकार से हमारे देश की, हमारे बिहार की जो नदी थी, किस प्रकार से वो मतलब पूरे क्षेत्र को सींचता था, तबाही मचाता, आज सींचता था और अच्छे तरीके से रहता था। लेकिन आज वन की कटाई होने के कारण उसके जल को नहीं रोक पाते और ये पूरे क्षेत्र में तबाही मचाता है। तो ये ओ सदा नीरा से मिलता है। सिपाही की माँ, यह भी अगला चैप्टर है और सिपाही की माँ बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और सिपाही की माँ के जो रचयिता है वह मोहन राकेश है। और इसमें क्या होता है कि सिपाही जो होते हैं, यह सिपाही लड़ने चले जाते हैं और इनके सिपाही जो होते हैं वह वर्मा में युद्ध में रहते हैं। और किसी भी माँ का जब बेटा, अगर देश में लड़ाई हो, बम चारों तरफ बम ही बम, गोली चलता रहे और उस बीच में फंसा हो, उस बीच में आर्मी में हो, लड़ाई करता हो, उस समय उस माँ के ऊपर क्या बीतता है, जिनको पता ही नहीं होता है कि बम क्या होता है, आग क्या होता है, और बर्मा किधर है, कौन सा देश किधर है, किधर उनका बेटा लड़ाई करता है, यहाँ तक नहीं पता होता है। और उनको पता होता है कि उतना दूर वो लड़ रहे हैं जहाँ हजारों लोग मर रहे हैं, उस बीच में वह खड़े हैं, तो उनके ऊपर क्या बीतता है, इसके बारे में इसमें दिखाया गया है। अगला चैप्टर है प्रगीत और समाज, नामवर सिंह का। यह भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है।
प्रगति और समाज, और इसमें समाज से संबंधित कुछ बातें दिखाया गया है कि किस प्रकार से हमारे समाज में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते जाते हैं। जूठन एक चैप्टर है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है यह दिखाते हैं कि एक गरीब का, दलित का कैसा जीवन होता है, और दलित का जीवन से जब लोग कैसे बाहर आते हैं पढ़ लिख करके, किस प्रकार के कठिनाइयों का सामना करते हुए बाहर आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी लोग सफल हुए हैं वे कठिनाई परेशानी को झेल करके ही सफल हुए हैं, बैठ करके कोई नहीं हुए है। तो अगर कठिनाइयों को झेलना पड़ता है आगे सफलता हासिल करने के लिए, तो उसी में कैसा परेशानी झेला है ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इनके मम्मी पापा यानी इनको खाने के लिए नहीं रहता है, एक बहुत ही दलित समाज से रहते हैं और खाने के लिए नहीं रहता है, तो लोगों के खाए हुए जूठे पत्ते को जमा करके उसको सुखा करके और तब उसको बाद में चावल की तरह बना करके उसको खाते थे और उसी से अपना जीवन चलाते थे। तो ऐसी स्थिति में रहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, और आगे चल करके पढ़ लिख करके एक अच्छे प्रोफेसर बनते हैं। तो ये अपनी जीवनी को लिखते हैं, इनका जीवनी भी है, लेकिन यह एक प्रेरणा भी देता है कि समाज से कैसे लड़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में। आगे है हंसते हुए मेरा अकेलापन। मल्लेज का है कि कोई व्यक्ति अकेले में कैसे खुश रह सकता है, इस सब के बारे में लिखा हुआ है। तिरिछ जो है, यह तिरिछ एक कहानी है उदय प्रकाश का, और तिरिछ में तिरिछ एक जानवर होता है, विषैला जानवर। ये भी ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि तिरिछ क्या है, तो तिरिछ एक विषैला विषखापर है। विषखापर मतलब एक विषैला जीव है जो अगर एक बार काट ले तो आदमी बच नहीं सकता है। छिपकली की तरह दिखता है और बहुत ही खतरनाक होता है ये तिरिछ। आगे है शिक्षा। तो शिक्षा किसका है, जे कृष्णमूर्ति का लिखा हुआ चैप्टर है। तो ये कुल 14 चैप्टर है जो आपको कहानी में पढ़ना है। 14 कहानी के चैप्टर है और सारे के सारे कहानी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम जाते हैं कविता की ओर। तो कविता भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, काव्यखंड। और आप जानते होंगे कविता से भी बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। कविता भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कहानी, और जितना मन पढ़ने में कविता में लगता है उससे काफ़ी ज़्यादा मन काव्य में लगता है, क्योंकि काव्य छोटा होता है लेकिन उसके अंदर रस भरा होता है। तो अभी आप लोग रस के बारे में नहीं जानते होंगे, व्याकरण में एक टॉपिक है रस के बारे में पढ़ना, तो वहाँ से कुछ जानकारी मिलता है और कुछ कविता के माध्यम से ही पूरा का पूरा आपको डील हो जाएगा। खैर, रस तो पूछता नहीं है, तो करबक कहानी से ही चैप्टर आता है। तो देखिए करबक के रचयिता जो है मलिक मोहम्मद जायसी है। और ज़्यादातर जो कवि हुए, या ज़्यादातर जैसे आप कालिदास को ले लीजिए, सूरदास को ले लीजिए, इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी को ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे राइटर हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जो लेखक इसलिए बने हैं, क्या है, प्रेमचंद्र है, बहुत सारे हैं। तो ये सब राइटर इसलिए बने क्योंकि इन्होंने कई सारे परेशानियों को झेले हैं और परेशानी के बाद आगे बढ़े हैं, और वही अपने जीवन के बारे में लिखे हुए। करबक मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में लिखा हुआ चैप्टर है। मलिक मोहम्मद जायसी अंधा होता है, अंधा के साथ साथ अंधा होता नहीं है, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी एक ठीक ठाक परिवार में जन्म लेता है, लेकिन इनके माँ पापा का देहांत हो जाता है। मम्मी डैडी के देहांत होने के बाद कुछ दिन बाद क्या होता है कि इनको चेचक की बीमारी हो जाती है, और चेचक की बीमारी से इनका एक आँख चला जाता है, आँख के साथ साथ कान भी चला जाता है, और ये दिखने में बहुत भद्दा टाइप लगते हैं। जब इनको संसार में कुछ नहीं दिखता है तब ये अपना फोकस, कहते हैं ना, जब पाने के लिए, मतलब जब खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो पाने के लिए सारी दुनिया पड़ी होती है। यानी जब खोने के लिए कुछ नहीं होता है तो पाने के लिए सारी दुनिया होती है, और जब तक खोने का डर रहता है तब तक हम कुछ पाने की चाह नहीं करते। वही हालत है मलिक मोहम्मद जायसी की, यानी कि इनका हर कुछ खत्म हो चुका होता है तब जाकर के ये काव्य में झूमते हैं और अपने दिल से काव्य लिखते हैं। और इन्होंने जो काव्य लिखा हुआ है करबक, ये तो हम पढ़ेंगे ही, ये बोलते हैं कि आज के बाद, मतलब इनके काव्य में पता चलता है कि ये बहुत निम्न स्थिति से इतने अच्छे काव्य लिखे कि ये नक्षत्रों में चमकने लगे हैं। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से धरती से तारा नजर आता है, उसी प्रकार से इनका गुण नजर आता है। 2 पद हैं, दोनों अलग अलग भगवान के बारे में लिखा हुआ है, सूरदास का और तुलसीदास का। सूरदास कृष्ण के बारे में लिखे हुए, कृष्ण जी के बारे में पूरा कहानी है। सूरदास भी, उनके पास नाम ही है सूरदास, दोनों आँख नहीं होता है,
लेकिन फिर भी इन्होंने रचना की है और ठीक वैसे ही लिखा हुआ है जैसा कि द्वापर युग में कृष्ण के साथ घटा हुआ है कृष्ण लीला में। और तुलसीदास राम जी के बारे में वही चीज़ लिखा हुआ है। वेदव्यास सॉरी तुलसीदास या तुलसीदास को एक और नाम दिया जाता है, तुलसीदास को बुलाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, दास जी करके बुलाया जाता है, ठीक है। तो तुलसीदास इनका नाम ही है तुलसीदास। और तुलसीदास ने रामचरितमानस करके एक चैप्टर भी लिखा, एक पुस्तक भी लिखा हुआ है और उसी का एक छोटा सा हिस्सा हमें इसमें पढ़ना है। छपय नाभादास लिखे हुए छपय, लेकिन नाभादास का इस चैप्टर में दो राइटर के बारे में पढ़ना है, एक तो कबीरदास और दूसरा तुलसीदास सूरदास, दोनों के बारे में पढ़ना है। आगे है कवि। कवि जो चैप्टर है ये कवि भूषण का चैप्टर है। कवि जो है ये किसका चैप्टर है, कवि भूषण का चैप्टर है। कवि भूषण भी बहुत ही अच्छे लेखक है और इनका नाम भूषण से कवि भूषण रख दिया गया क्योंकि ये बहुत अच्छे लिखते थे। और ये जो है ये वीर रस के रचयिता है, इन्होंने वीरता के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद है तुमुल कोलाहल कलह में, ये जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ काव्य है, तुमुल कोलाहल कलह में। और इसमें है कि हमारे संसार में, इस संसार में जो भी हल्ला है, हल्ला कहने का मतलब है कि ये जो संसार है ये पहले की अपेक्षा आज जो है पूरा कोलाहल से भरा हुआ समाज है। कोलाहल मतलब तरह तरह के कठिनाइयों से भरा हुआ समाज है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ है कि एक माँ और माँ के कुछ दिन के बाद ही एक इनका पुत्र जो है देहांत हो जाता है इनके पुत्र का, तो उस समय इनके ऊपर क्या बीतता है इसके बारे में ये लिखी हुई है। सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही अच्छे राइटर हैं। और आप जानते होंगे इन्हीं का लिखा हुआ एक और काव्य है, चमक उठा सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदले हर बोले की मुँह से हमने सुनी कहानी थी। इसके अलावा और है कान्हा के बारे में लिखा हुआ है कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो ये सब भी इन्हीं का लिखा हुआ काव्य है। तो पुत्र वियोग में भी इन्होंने पुत्र के साथ क्या क्या दिक्कतें होती है, एक माँ का अगर उनका पुत्र छोटे से उम्र में बच्चे में अगर देहांत हो जाता है, उनका मतलब डेथ कर जाता है, तो उस समय उनके ऊपर क्या बीतता है इसके बारे में ये जिक्र किया हुआ है। उषा जो चैप्टर है ये शमशेर बहादुर सिंह का है और ये भी उगते हुए सूर्य के बारे में लिखा हुआ है। जन जन का चेहरा एक है, गजानन माधव मुक्ति बोध, ये देशभक्ति से संबंधित है। इसमें कि पूरे देश के व्यक्तियों का जो चेहरा है यह एक जैसा है, किस प्रकार से ये हमारे देश में लोग लड़ते हैं, यहाँ से है। अधिनायक जो है, अधिनायक रघुवीर सहाय का लिखा हुआ है। इसके बाद मेरे प्यारे नन्हे बेटा विनोद कुमार शुक्ल का लिखा हुआ है अधिनायक, और प्यारे नन्हे बेटे अधिनायक जो है रघुवीर सहाय का, प्यारे नन्हे बेटे विनोद कुमार शुक्ल का लिखा हुआ है। हार जीत जो है अशोक वाजपेयी का है। इसमें बताते हैं कि आज हम जो भी देश पर लड़ाई करते हैं, बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं, ये किसके लिए करते हैं, इस सब के बारे में मतलब किसके लिए करते, क्यों करते, यह आम जनता को कुछ नहीं पता होता है। बस इतना पता होता है कि हम लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, क्यों जीत रहे हैं ये भी नहीं पता होता है। और गाँव का घर ज्ञानेंद्र पति लिखे हुए, गांव के पहले गांव का घर कैसा होता था और आज वह गांव किस प्रकार से शहर में तब्दील हो गया है, वास्तव में गांव जो है वह गांव किस प्रकार से हमारे समाज से हट गया है, विलुप्त हो रहा है, उसके बारे में लिखा हुआ है। अधिनायक में अधिकारी के बारे में लिखा हुआ है कि हमारे देश में अधिनायक कहने का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे देश को एक साथ लेकर के चला सके। और प्यारे नन्हे बेटे में अपने बेटे को बेटी की अपेक्षा किस प्रकार से ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, इस पर चर्चा किया गया है। और कुछ और है छोटा सा जो विशेष, इससे कुछ दिक्कत नहीं है, ये पढ़िए ना पढ़िए इससे कोई विशेष क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। जैसे इस बार ही आया था कि ये गाइडी मोपासा ये कहाँ के थे, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। तो इन सभी चैप्टर को भी हम पढ़ लेंगे धीरे धीरे। रस्सी का टुकड़ा किसने लिखा हुआ है, तो गाइडी मोसापा कौन सा चैप्टर लिखे हुए, रस्सी का टुकड़ा। कलर की मौत जो है ये अंतोन
चेखव लिखा हुआ है, अंतोन चेखव, और पेशगी ये हेनरी लोपेज लिखे हुए हैं। ये सब अंत में पढ़ना है, ये प्रतिपूर्ति के लिए रहता है। इस सब से कोई विशेष नहीं है, लेकिन विदेश की कहानी ये लिखा हुआ है, अपने देश से बाहर की कहानी है और अच्छा कहानी है, जो ट्रांसफ़र किया जाता है हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में, तो ये उस टाइप की कहानी है। वहाँ के लोग कैसे सोचते हैं इस सब के बारे में है। चलिए, तो आज का क्लास आपका इतना ही हुआ, बट ध्यान रखिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है यह एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा मार्क्स लाना, अच्छा अंक लाना। अच्छा मार्क्स लाने के लिए अच्छे तरीके से मेहनत करना होगा। तो कम से कम आज का जो पढ़ाई है इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। हम इसका फ़ोटो या PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। एक एक टॉपिक याद कर जाइए, कौन और उसके राइटर कौन है, कौन सा चैप्टर है, राइटर कौन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और आप सभी जानते होंगे यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दो तीन फायदे हैं इसका। पहली बात, अगर इतना याद होगा तो आप अच्छा नंबर उठा सकते हैं। सब्जेक्टिव में पूछा जाता है 2 नंबर में, 5 नंबर में क्वेश्चन। अब वहाँ पे एक लाइन तो आप इतना जोड़ पाइएगा कि अगर बातचीत से क्वेश्चन उठ रहा है, बात से संबंधित क्वेश्चन उठ रहा है, तो वहाँ पर लिख सकते हैं कि यह चैप्टर जो है यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा हुआ बातचीत शीर्षक से लिया गया है। तो आप इसमें कहीं व्याख्या करने में यहाँ से पॉइंट आसानी से आप पकड़ लीजिएगा, कौन है इसके राइटर कौन है। वहाँ पर बहुत बेनिफिट इसका मिलेगा, क्योंकि जब भी आप राइटर का नाम लिखते हैं तो लगता है कि आप पढ़े हुए हैं। राइटर का नाम नहीं लिखिएगा तो बात हवा में घूम जाएगा, तो वो भी नंबर कम देगा। दूसरा चीज़ इसका फ़ायदा कि कोई भी क्वेश्चन आंसर करते हैं तो व्याख्या वाला बात हुआ कि फलना चैप्टर से लिया गया है और इसके राइटर फलना है। दूसरा बात कि क्वेश्चन आंसर जब आप लिखते हैं तो क्वेश्चन आंसर में बीच में आप इस नाम को जोड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे बातचीत के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया तो लिख दीजिए उसमें बातचीत के बारे में बालकृष्ण भट्ट ने इस प्रकार से एक्सप्लेन किए हैं, इस प्रकार से बताए। उसने कहा था कहानी से आ गया, प्रेम कथा से आ गया तो उसमें लिखिए चंद्रधर गुलेरी शर्मा ने इस प्रकार से महिला मतलब लड़की के प्रेम के बारे में बताया हुआ है। जो भी कहानी है उसमें आप लिख सकते हैं। भगत सिंह में पूछ दे तो भगत सिंह का नाम जोड़ दीजिए। इससे बेनिफिट क्या होता है कि परीक्षक को जो चेक करते हैं आपकी कॉपी को, उनको लगता है कि जब तक नहीं पढ़ा है चैप्टर वाइज चैप्टर नाम कैसे ये लिख रहा है राइटर का, और उस कब क्लियर होगा जब आप इसका नाम याद रखेंगे। दूसरा बेनिफिट तो आपको बता दिए। तीसरा बेनिफिट, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें भी आप नाम जोड़ करके अगर लिख देते हैं तो 1-2 क्वेश्चन सही होने के बाद अगर आप वह नाम केवल देख लेता है, हिंदी का नियम है, हिंदी इंग्लिश में राइटर का नाम देखता है तो उनको आधा बात लगता है कि इनको यादें हो, और सही भी है कि उनकी बाकी कहानी तो पता ही होता है, लाइन बाय लाइन याद हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। बाकी कहानी को आप मिला करके लिख दीजिए और राइटर का नाम जोड़ दीजिए, आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा सही होगा। थोड़ा बात हवा में होगा तो भी राइटर के नाम पे आपका बात थोड़ा सा ठोस हो जाएगा, ठोस साबित हो जाएगा। तो इसलिए राइटर का नाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखिए। तब तक के लिए मिलते हैं पुनः कल। धन्यवाद। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 200 मार्क्स हिंदी इंग्लिश की पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी।